हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। अभी तक हमने पॉलिटी का 4 वीडियो कवर किया है। उस 4 वीडियो में हमने पॉलिटी के काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं उन सारे टॉपिकों को काफ़ी सारे टॉपिकों को कवर किया है। तो आज का जो वीडियो होगा हमारा पॉलिटी का, इस संडे को आज हम पॉलिटी का वीडियो करेंगे, जिसमें हम लोग पूरी तरह से राष्ट्रपति को पूरी तरह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो हमारा चैप्टर होगा, उस चैप्टर को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चैप्टर को पूरी तरह से रिवीजन के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पॉलिटी का जो पिछला वीडियो हमने बनाया था 4 वीडियो, उन 4 वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट जो तरीका होता है, क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। ये तरीका सबसे अच्छा होगा कि क्वेश्चन के माध्यम से आप सारे कंसेप्ट को भी सीख पाएंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, उन्हीं सारे क्वेश्चंस को हमने लिया है, ताकि आपकी जो तैयारी है और अच्छे से हो सके। तो फ्रेंड्स, उस 4 पार्ट को आप देखिएगा, और ये जो हमारा आज का 5वां पार्ट है, इसमें हम लोग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग पॉलिटी को क्वेश्चन के माध्यम से ही कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमारा टारगेट यूपी ट्रिपल एससी का जो हमारा टारगेट है 19 जून का, जो लेखपाल का एग्जाम है 19 जून को, उस एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपको वीडियो से रिलेटेड जितने भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आपकी तैयारी में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप टाइटल देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को पूरी तरह से आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो आज का ये पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं, भारत की कार्यपालिका के अध्यक्ष, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पहले पॉलिटी को पढ़ा होगा, तभी आपको ये काम आएगा। अगर आप ये सोच के पढ़ रहे हैं कि हमने पॉलिटी को कभी नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है कि थोड़ा समझने में आपको दिक्कत हो। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा हो फिर भी आपको समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष या एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है। तो हमारा ऑप्शन है राष्ट्रपति, विरोधी दल का नेता, प्रधानमंत्री और भारत सरकार के मुख्य सचिव। तो भारत के जो कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं, एग्जीक्यूटिव जो हेड होते हैं, वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो यहाँ से मैं 2-3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि सबसे पहले आप समझिए कि राष्ट्रपति के बारे में कौन से आर्टिकल में बात करी गई है। आर्टिकल 52 जो हमारा है, हमारे संविधान में जो आर्टिकल 52 है, उसमें कहा गया है, हमारे संविधान में जो आर्टिकल 12 है, उसमें कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। क्या? भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। तो राष्ट्रपति के बारे में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। और जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ये देश के प्रथम नागरिक होते हैं। क्या? देश के प्रथम नागरिक होते हैं। देश के प्रथम नागरिक, राष्ट्रपति को देश के प्रथम नागरिक, देश का क्या, देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है, देश का प्रथम नागरिक। तो राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। तो आर्टिकल 52 आप याद ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का जो पद होता है उसके बारे में किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 में वर्णन किया गया है। उसके बाद इसी के साथ आप ये भी याद करिएगा कि अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है। आर्टिकल जो 53 है, आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53 में कहा गया है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जितनी भी कार्यकारी जो शक्तियां होंगी, केंद्र की जो कार्यकारी शक्तियां होंगी, उसका प्रमुख कौन होगा। केंद्र की जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं उसका प्रमुख होंगे राष्ट्रपति। क्या? केंद्र की जो कितनी कार्यकारी शक्ति है, संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि संघ की समस्त कार्यपालिका, संघ की समस्त संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां, संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में। की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि जो हमारे कार्यपालिका के हेड होते हैं, हमारे देश में कार्यपालिका के जो हेड होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति। तो सवाल भी वही पूछा है कि भारत का कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो हमारे कार्यपालिका के अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति। अब कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका की शक्ति किस प्रकार की शक्ति होती है। कार्यपालिका की शक्ति का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट जितने भी अपॉइंटमेंट्स करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट अपॉइंट किसको करते हैं,
राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री की नियुक्त करते हैं। उसके बाद जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, सीएजी जिसको हम कहते हैं, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो जितने प्रकार की नियुक्तियां होती हैं वो कार्यपालिका की शक्ति के तहत आती है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने तीन चार कंसेप्ट सीखा कि पहला कि कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो होते हैं राष्ट्रपति जी होते हैं। और राष्ट्रपति के पद के बारे में किस आर्टिकल में बात करी गई? अनुच्छेद 52 में। ये भी कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में बात करी गई? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 में क्या? अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और देश के प्रथम नागरिक किसको कहा जाता है? देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है प्रेसिडेंट को कहा जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं? यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, अगर उनको त्यागपत्र देना है तो वो त्यागपत्र अपना किसको देते हैं? कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? इस क्वेश्चन के माध्यम से आप ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं, राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। क्या? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति को अगर त्यागपत्र देना होता है तो उपराष्ट्रपति भी अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। हालांकि अभी हम राष्ट्रपति आगे उपराष्ट्रपति के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ से आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं अगर उनको त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप देते हैं। तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से आप आंसर करिएगा कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किस तरह से हटाया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किस तरह से हटाया जा सकता है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से काफी सवाल आते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि राष्ट्रपति को हटाने का जो आर्टिकल है, राष्ट्रपति को हटाने का जो अनुच्छेद है, वो किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में बात करी गई है? तो अनुच्छेद जो 61 है, इसमें कहा गया है कि महाभियोग, इसमें क्या? महाभियोग के बारे में बात करी गई। महाभियोग, किसके महाभियोग? राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 में बात करी गई। महाभियोग का मतलब इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जाएगा, राष्ट्रपति को उनके पद से किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा, इसके बारे में अनुच्छेद 61 में बात करी गई है। तो कभी कभी सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, और ऑप्शन दे सकता है 60, 61, 62, 63। तो आंसर कौन सा होगा हमारा? 61। अब चूंकि राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो काफी लंबी प्रक्रिया होती है कि राष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जा सकता है। तो यहाँ से एक चीज आप ये भी याद रखिएगा कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो उनको 14 दिन पूर्व सूचित किया जाना चाहिए। 14 दिन पूर्व उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए। 14 दिन पूर्व उन्हें नोटिस दिया जाना चाहिए। अब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, इसको एक बार समझ लेते हैं। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का, इम्पीचमेंट 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 का मतलब महाभियोग। महाभियोग जो होता है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जाता है? सबसे पहले क्या करना पड़ता है? राष्ट्रपति को हटाने का जो तरीका होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहला तरीका ये होता है कि किसी भी एक सवाल कभी भी ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को किस सदन के माध्यम से हटाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति से जो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित जो सदन होता है, किस सदन में इम्पीचमेंट की जो रिजोल्यूशन होता है, इम्पीचमेंट का प्रोसेस उसका शुरू किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया होती है, राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो सदन के किसी भी सदन से, यानी कि जो हमारा सदन होता है यानी लोकसभा या राज्यसभा, इसके किसी भी लोकसभा से भी स्टार्ट किया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से भी स्टार्ट किया जा सकता है। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि क्या राष्ट्रपति को सिर्फ लोकसभा के माध्यम से हटाया जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं। क्या राष्ट्रपति को केवल राज्यसभा के माध्यम से हटाया जा सकता है? तो कहेंगे नहीं। राष्ट्रपति को या तो लोकसभा से या तो राज्यसभा से, किसी भी सदन से ये प्रोसेस स्टार्ट करी जाती है, लेकिन हटाने में दोनों सदनों का योगदान होता है। जैसे आप समझिए कि अगर राष्ट्रपति को हटाना होता है तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? मान लीजिए कि लोकसभा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को शुरू कर रहा है। लोकसभा राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को शुरू कर रहा है, तो लोकसभा के 1/4 जो मेंबर्स होते हैं, 1/4 मेंबर्स को साइन करना पड़ता है।
1/4 मेंबर्स को एक रिजोल्यूशन बना करके साइन करना पड़ता है कि यहाँ राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाना चाहते हैं। जब 1/4 मेंबर्स इस पे साइन कर देते हैं तो ये लोकसभा में, ये जो रेजोल्यूशन इन्होंने करा होता है, ये जाता है लोकसभा में। या क्या ये कहा जाता है, ये जाता है लोकसभा में। अब लोकसभा में जितने मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में जितने मेंबर्स होते हैं, वहां पे मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स, जो टोटल मेंबरशिप होती है, टोटल मेंबरशिप लोकसभा में जो टोटल मेंबरशिप होती है, जितने सदस्य होते हैं, उन 2/3 सदस्यों के माध्यम से टोटल के 2/3 सदस्य इस रिजोल्यूशन को पास करते हैं। अगर ये जो रिजोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करा गया है कि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं, पहले 1/4 मेंबर साइन करते हैं, उसके बाद ये लोकसभा में आता है, लोकसभा में जितने टोटल मेंबरशिप होते हैं उनके 2/3 सदस्य इसको पास करते हैं। अगर यहाँ से ये पास हो जाता है, ये प्रस्ताव पास हो जाता है, तो इस प्रस्ताव को अब भेजा जाता है कहाँ पर, राज्यसभा में। अब ये राज्यसभा में प्रस्ताव जब भेजा जाता है तो राज्यसभा वहां पे चेक करती है कि क्या ये जो इम्पीचमेंट की जो प्रक्रिया शुरू की गई है लोकसभा के द्वारा, सही है या गलत। अगर 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 राज्यसभा को लगता है कि ये जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस है जो शुरू की गई है लोकसभा के द्वारा, ये सही है, तो राज्यसभा अगर 2/3 मेजोरिटी से इसको पास कर देती है, राज्यसभा भी इस प्रस्ताव को 2/3 मेजोरिटी से 2/3, 2/3 सदस्यों के माध्यम से अगर इसको पास कर देती है, तो राष्ट्रपति को माना जाता है कि वो अपने पद से अब हट जाएंगे, तो इम्पीचमेंट हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लोकसभा से न शुरू करके मान लीजिए राज्यसभा से शुरू किया जाता है, तो भी ये सेम प्रक्रिया होगी। अगर राज्यसभा से ये प्रस्ताव शुरू किया जाता है तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर पहले सिर्फ साइन करेंगे, ये रिजोल्यूशन पास होगा, फिर उसके बाद ये राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा के 2/3 सदस्य इसको पास करेंगे, पास करने के बाद इसको पुनः लोकसभा में भेजेंगे, उसके बाद लोकसभा के जो सदस्य होंगे वो भी 2/3 सदस्यों के माध्यम से इसको पास करेंगे, तब माना जाएगा कि राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट हो गया है। हालांकि ये प्रोसेस नहीं पूछा जाता, पूछा क्या जाता है हमारे एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट है, वो समझिए। ये तो मैं बता रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी एडिशनल जानकारी हो जाए कि राष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जाता है। सबसे पहली चीज ये पूछा जाएगा कि अनुच्छेद कौन सा है संबंधित है जो राष्ट्रपति के महाभियोग से। पहली चीज, राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 61। उसके बाद दूसरी चीज कि संसद के किसी भी सदन से, संसद के किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करी जा सकती है। संसद के किसी भी सदन से, संसद के किसी भी सदन से, चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह राज्यसभा हो, इसके सदन के किसी भी, संसद के किसी भी सदन से, लोकसभा या राज्यसभा से राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। और तीसरी चीज, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि क्या अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग के माध्यम से हटाया गया है, तो आंसर होगा नहीं, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से हटाया नहीं गया है। तो इतनी चीजें महाभियोग से संबंधित आप ध्यान रखिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, सवाल कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा तो नहीं हटाया जा सकता, लोकसभा के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, क्योंकि आप देखिए केवल लोकसभा दिया है तो लोकसभा के द्वारा ही केवल नहीं हटाया जा सकता, राज्यसभा की भी जरूरत पड़ती है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश ये भी नहीं हटा सकते, ये दिया संसद के द्वारा, तो संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज की वीडियो का सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई सवाल है तो ये वाला सवाल है। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं, कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। तो पहले चीज समझिए कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है, वो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। ये भी सवाल पूछा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, तो आप ध्यान रखिएगा अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट नहीं करती, डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट नहीं करती। आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मत देने जा रहे हैं। आप हमेशा मत देने जाते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है तो अपना विधायक चुनने के लिए, और जब लोकसभा का चुनाव होता है तो अपना सांसद चुनने के लिए आप मत देने जाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में आप मतदान नहीं करते। जब आप मतदान नहीं करते तो इनका चुनाव डायरेक्ट चुनाव नहीं होता, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्यों? क्योंकि आप जो सांसद को या विधायक को आप जो चुन करके भेजते हैं, यही सांसद विधायक मिल करके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस तरह से इनका चुनाव जो होता है राष्ट्रपति का, वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले
दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदनों के, दोनों सदनों के निर्वाचित, ध्यान से, क्योंकि शब्द पे ध्यान देखिए, निर्वाचित हमने कहा है, मनोनीत नहीं कहा है। दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये हो गए। उसके बाद दूसरा, राज्य की विधानसभा के सदस्य, राज्य के विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के, यानी जो आप विधायक चुन करके भेजते हैं, राज्य की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा कि राज्य की विधानसभा के सदस्य हमने बोला है, राज्य की विधान परिषद के सदस्य के बारे में हमने बात नहीं करी है। हमने क्या बात करा है, हमने बात करा है राज्य की विधानसभा के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी के, दिल्ली और पुडुचेरी के, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के विधानसभा के सदस्य, विधान सभा के सदस्य। तो यहां से हमने 3 पॉइंट बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष तरीके से क्यों होता है, क्योंकि डायरेक्ट जनता इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। जनता ने जो सांसद और विधायक चुना है, चुन के भेजा है सदन में, वो सांसद और विधायक ही राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये इसलिए ये चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। उसके बाद राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो दोनों सदनों के, दोनों सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते चुनाव में। अब उसके बाद राज्य की विधानसभा, जितने भी स्टेट्स होते हैं, उन स्टेट्स के जो जितनी भी विधानसभाएं होती हैं, उन विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। अब आप इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। इसमें कहा है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। अब आप देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तो भाग लेते हैं। उसके बाद कहा है कि राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मैंने क्या बताया, राज्य के जो विधानमंडल होते हैं, उस राज्य के विधानमंडल में दो चीजें, एक विधानसभा होती है, एक विधानसभा होती है, और दूसरा विधान परिषद होता है। तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते, बल्कि क्या लेते हैं, विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब तीसरा कह रहा है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, अब देखिए, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, हमने वही बताया कि राज्य की विधानसभाओं के सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं इसमें भाग लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, दिल्ली और पुडुचेरी के, यहाँ पे लिख लिएगा कि निर्वाचित, दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित, दिल्ली और पुडुचेरी के जो निर्वाचित विधानसभा के सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, यानी कि ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, पहली चीज। दूसरी चीज कि राज्यों के विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। आई होप कि ये अब आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है, यानी कि भारतीय गणतंत्र का कौन प्रमुख होता है, ये सवाल हमारा। अभी हमने जब स्टार्ट किया था, पहला क्वेश्चन जब किया था, तो मैंने उसमें आपको यही बताया था कि भारत का जो प्रमुख होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया जो होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अब यहाँ पे सवाल क्या पूछा कि भारतीय गणतंत्र यानी कि जो इंडियन रिपब्लिक होता है, इंडियन रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक जो होता है, उस इंडियन रिपब्लिक का प्रमुख कौन होता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं भारतीय गणतंत्र के वो प्रमुख होते हैं। अब यहाँ पे गणतंत्र शब्द आया है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारत एक गणराज्य होता है। भारत क्या है, भारत एक गणराज्य है। भारत एक क्या है, भारत एक गणराज्य है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भारत के जो राष्ट्र के अध्यक्ष होंगे, इसका मतलब ये है कि भारत के राष्ट्र अध्यक्ष, क्या, भारत के राष्ट्र अध्यक्ष, भारत के जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, भारत के राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। क्या, भारत के राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, भारत के राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो न कि वंशानुगत, न कि वंशानुगत। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो भारत के राष्ट्र अध्यक्ष हैं यानी कि जो राष्ट्रपति हैं, इनका निर्वाचन किया जाता है। अभी हमने निर्वाचक मंडल देखा कि कौन कौन सा निर्वाचक मंडल होता है और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो याद रखिएगा कि भारतीय जो गणतंत्र होता है उसमें जो राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, जो हेड ऑफ इंडियन स्टेट होते हैं, जिसको हम राष्ट्रपति कहते हैं, उनका चुनाव होता है। ये वंशानुगत नहीं होते
कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये धीरे धीरे ट्रांसफर होता रहता है। तो ये भारतीय गणतंत्र की प्रमुख विशेषता होती है, और भारतीय गणतंत्र का एक प्रमुख जो होता है वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। यानी कि जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल का। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? अनुच्छेद, इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इससे संबंधित अनुच्छेद जो हमारा है उसको ध्यान रखिएगा आप, आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में क्या कहा गया है? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का पद जो होता है, राष्ट्रपति का पद कितने दिनों का होगा उसके बारे में बात करी गई है। राष्ट्रपति जब अपने पद के ग्रहण करते हैं, राष्ट्रपति जब अपने पद को ग्रहण करते हैं, उस पद ग्रहण के दिन से, पद ग्रहण करने के दिन से लेकर के राष्ट्रपति का पद पूरे 5 साल तक बना रहते हैं। राष्ट्रपति का पूरा टर्म कितना होता है? राष्ट्रपति का पूरा टर्म जो होता है वो होता है 5 सालों का। लेकिन राष्ट्रपति का जो पद होता है, इस राष्ट्रपति के पूरे 5 साल को पूरे होने से पहले, राष्ट्रपति का टाइम पीरियड पूरा 5 साल होने से पहले ही उनका चुनाव करवा लिया जाता है, ताकि राष्ट्रपति के पद खाली न हो। इसके लिए राष्ट्रपति का जो 5 साल जब पूरा होने वाला होता है उसके पहले, उसके 6 महीने पहले ही चुनाव करवा लिया जाता है। अगर राष्ट्रपति का मान लीजिए कि 5 साल के बाद भी 5 साल तक, पूरा 5 साल तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। अब राष्ट्रपति 5 साल पद बने रहते हैं और उसके बाद भी किसी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ होता है, तो राष्ट्रपति का जो 5 साल का टर्म होता है ये आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। यानी कि 5 साल के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। कब तक? जब तक कि उनका उत्तराधिकारी अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता है। तो ये कहा गया यहाँ पे कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। कब से? अपने पद ग्रहण करने के दिन से। जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, अपना पद ग्रहण करते हैं, उसी दिन से राष्ट्रपति अपने 5 साल तक के कार्यकाल को पूरा करते हैं। कभी कभी सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद भी अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो आपका आंसर होगा हाँ, राष्ट्रपति 5 साल के बाद भी अपने पद पर बने रह सकते हैं, कि जब तक कि उनका उत्तराधिकारी, यानी कि जैसे इस समय के राष्ट्रपति हैं, ये अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कि अगला जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव नहीं कर लिया जाता, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद होता है उसको वैकेंट नहीं करना है। उसके बाद ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या राष्ट्रपति 2 बार चुने जा सकते हैं? तो आंसर होगा हाँ। राष्ट्रपति के बारे में ये डिसाइड नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति को 1 बार बनना है कि 2 ही बार। अगर राष्ट्रपति 1 बार बने तो दूसरी बार भी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो यहाँ से आप ये चीजें ध्यान रख सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल आप देखिए, अगर आपने पिछला एक्सप्लेनेशन सही से देखा होगा, जो हमने निर्वाचक मंडल के बारे में बात करी थी, अगर उसको आपने देखा होगा तो ये सवाल आप आसानी से कर पाएंगे। ये सवाल करा है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होता है। अभी मैंने बताया कि भारत में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है पूरी तरह अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से होता है। अप्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो जनता होती है, डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट नहीं करती। डायरेक्ट जो जनता होती है वो पार्टिसिपेट नहीं करती। तो इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है? अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होता है। उस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अगर ये सवाल, अब आप देखिए उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन आ गया कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव है प्रस्तावित किया जा सकता है। यहाँ से मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करूंगा। अभी हमने देखा कि जो राष्ट्रपति के बारे में, राष्ट्रपति को जो हटाने का तरीका होता था, या तो आप लोकसभा से स्टार्ट करिए या राज्यसभा से स्टार्ट करिए, दोनों का अपना महत्व होता था। लोकसभा का भी महत्व होता था, राज्यसभा का भी महत्व होता था। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों इंपॉर्टेंट है किसके लिए? राष्ट्रपति को हटाने के लिए। राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति के महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है उपराष्ट्रपति की। अगर उपराष्ट्रपति की जब बात आती है तो उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव होता है, या उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव होता है वह किस सदन में लाया जाता है, ये हमारा सवाल है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति को, भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो प्रावधान होता है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित जो प्रस्ताव होता है वो केवल लोकसभा में आता है, संसद के किसी भी सदन में, संसद की संयुक्त बैठक में, तो चौथा है हमारा केवल राज्यसभा में। तो आंसर कौन सा होगा? राज्यसभा में। यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ से शुरू होता है? वो केवल राज्यसभा में शुरू होता है। तो आप ये चीजें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
प्रेसिडेंट में लोकसभा और राज्यसभा का इक्वल इंपॉर्टेंस होता है, दोनों सदनों का महत्व होना चाहिए उसके महाभियोग के लिए। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के मामले में, उपराष्ट्रपति के मामले में, उपराष्ट्रपति के केस में केवल और केवल राज्यसभा में ही ये प्रस्ताव पारित किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। ये सवाल मैंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को एक साथ इसलिए लिया ताकि आप कंपेयर करके भी समझ सकें, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन काफी होता है स्टूडेंट्स को। जैसे इसमें दिया है, आप देखिए, अभी मैं इसमें बताऊंगा कि कंफ्यूजन कहाँ पे होता है। इसमें दिया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने का जो तरीका होता है वो कौन सा। हमने राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है उसको भी देखा। अब यहाँ पे पूछा है कि उपराष्ट्रपति हमारे देश के होते हैं, उन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उस उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। कौन? लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और राज्यसभा के सदस्य, कौन? राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्यों की जो विधानसभा के, विधान परिषद के, राज्यों की विधानसभा के या विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्य का मतलब इसमें निर्वाचित सदस्य भी होंगे और प्लस मनोनीत सदस्य भी होंगे। राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा के और लोकसभा के दोनों सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब कंफ्यूजन कहाँ पे होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि एक तरफ राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है और एक तरफ उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। एट द सेम टाइम उपराष्ट्रपति के बारे में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य, निर्वाचित सदस्य भी और मनोनीत सदस्य दोनों भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे राज्यों की जो विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्य की विधानसभा के, राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, जो विधायक जिसको हम बोलते हैं, वो भी विधानसभा के सदस्य निर्वाचित वाले ये पार्टिसिपेट यहाँ पे करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते। आप इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं कि लोकसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो केवल और केवल आंसर हमारा कौन सा होगा? पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये सवाल अब आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। सबसे पहले कभी भी पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद हमने कहाँ से लिया है? हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से हमने उपराष्ट्रपति के पद को लिया गया है। जैसे हमने वहां पर देखा था कि अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होंगे, और उसी तरह से अनुच्छेद 63 में कहा गया है, अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में क्या कहा गया है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। अनुच्छेद 52 में जिस तरह से कहा गया है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होंगे, उसी तरह से अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत के एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्या? उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति होते हैं, यानी कि जो राज्यसभा चलता है उस राज्यसभा की अध्यक्षता, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ये भी सवाल कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अब सवाल पे आप आइए, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं। ये किस आर्टिकल में बात करी गई है? आर्टिकल 64 में बात करी गई है। आई होप ये सवाल अब आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कौन कौन से सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। अभी मैंने आपको बता दिया कि एक राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है और एक उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है उसको मैंने बताया, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है उसको भी बताया।
तो अगर आपने एक्सप्लेनेशन सही से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। इसमें करा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण के माध्यम से किया जाता है। तो हमने देखा अभी उपराष्ट्रपति के निर्वाचक में लोकसभा लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य भी होते हैं, मनोनीत सदस्य भी होते हैं। उसके बाद राज्यसभा के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य भी होते हैं और मनोनीत सदस्य भी होते हैं। बस इतना ही सिंपल है। इसमें कहा कि संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, तो केवल निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, तो ये भी आंसर हमारा हो सकता है। राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, ये भी नहीं होगा। राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? बी वाला, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या फिर इलेक्टेड हो। यानी कि मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं और निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के सवाल की आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसमें क्या करा है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, चाहे वो किसी भी कारण से हो सकता है, राष्ट्रपति जी त्याग पत्र दे दिए हो, या हो सकता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो, या हो सकता है कि राष्ट्रपति कहीं विदेश चले गए हो, वो अपने कार्य को करने में सक्षम न हो। यानी कि राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त हो जाता है और कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं होता, तब निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद का निर्वहन कौन करेगा? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं, वो राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, या राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में सक्षम नहीं। ये कई कारण से भी हो सकता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो तभी उनका पद रिक्त हो जाता है। हो सकता है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दिए हो तभी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तो अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति के स्थान पर काम करने के लिए उपराष्ट्रपति को बैठाया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति के जितने भी सारे काम होंगे वो अब कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करना शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए कि एक ऐसी कंडीशन बनती है कि उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है, अगर उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस पद पर क्या करेंगे? राष्ट्रपति के पद पर आ जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं है, तब राष्ट्रपति का पद कौन धारण करेगा? तब सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, सबसे सीनियर मोस्ट जज, वो राष्ट्रपति के पद को धारण करेगा। तो सवाल कभी कभी किस तरह से पूछा जाता है? सवाल पूछा जाता है कि मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। और अगर मान लीजिए कहता है कि उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उस राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी उपस्थित नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, सबसे जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो राष्ट्रपति के पद को धारण करेगा। अब आप सवाल पे आइए। सवाल में क्या कहा है? सवाल में कहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, अब आप देखिए राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो कौन राष्ट्रपति का निर्वहन करेगा? उनके कर्तव्यों का उपराष्ट्रपति। लेकिन इसमें आगे कहा है और कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं है, यानी कि राष्ट्रपति भी एब्सेंट है और उपराष्ट्रपति भी एब्सेंट है, तो कौन कर्तव्यों का निर्वहन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब आप देखिए यहाँ पे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी सवाल में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हैं, तो हमारा कौन सा आंसर होता है? सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ये सवाल काफी बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है, तो इसको आप ध्यान से करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? पावर ऑफ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस की शक्ति। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस की शक्ति क्या होती है? ऑर्डिनेंस की शक्ति, सबसे पहले समझिए कि ऑर्डिनेंस की जो पावर होती है राष्ट्रपति की, वो अनुच्छेद 123 में दी गई है। यानी कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई है वह अनुच्छेद 123 के तहत दी गई है। अब ऑर्डिनेंस को समझिए कि क्या होता है। मान लीजिए कि संसद का जो सत्र है वो चल नहीं रहा है, यानी कि लोकसभा सत्र में नहीं है या राज्यसभा सत्र में नहीं है। जब सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है और कोई अर्जेंट मैटर आ जाता है जिस पर कानून बनाना अनिवार्य होता है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करके ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। और जो ऑर्डिनेंस होता है उसका उतना ही महत्व होता है जितना जब संसद कानून बनाती है। तो
अर्जेंट मैटर के लिए जब पार्लियामेंट सत्र में नहीं होता है, लोकसभा या राज्यसभा में सत्र में नहीं होता है, तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि वो अनुच्छेद 123 के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश का जो प्रभाव होता है वो कानून के समान ही होता है। तो ये आंसर कौन सा होगा हमारा, अनुच्छेद 123 आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है। तो भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो पावर होती है, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने की जो पावर होती है वो होती है हमारे राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है कि आर्टिकल 108 के तहत संसद के दोनों सदनों का यानी कि लोकसभा का और राज्यसभा का ये संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति जी नहीं करते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते हैं, केवल और केवल संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं और अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। तो सवाल हमारा क्या है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में कौन बुला सकता है। तो बुलाने के लिए अगर बात आएगी तो राष्ट्रपति बुला सकते हैं, और अगर अध्यक्षता की बात इसमें कही होती तो कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है, तो राष्ट्रपति, और कौन अध्यक्षता करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष। इसमें कंफ्यूजन काफी होता है, तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। तो आई होप कि ये सारे सवाल अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्रपति की अध्यक्षता कौन, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है, उसके बाद अध्यक्षता कौन करता है। तो ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं और कुछ सवाल है कि नहीं। अगला सवाल है हमारा कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। यानी कि अभी जब मैंने आपको बता रहा था, स्टार्टिंग में बताया था कि राष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड होता है, राष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड होता है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो पूरे 5 वर्ष तक होता है। जब जिस दिन से राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करते हैं, जिस दिन से राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करते हैं, जिस दिन से राष्ट्रपति अपने पद को ग्रहण करते हैं उस दिन से लेकर के 5 साल तक, उस दिन से लेकर के 5 साल तक राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहते हैं। लेकिन हमने वो भी बताया कि 5 साल पूरा होने से पूर्व जब 6 महीना बचता है तो 6 महीना पूर्व ही राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसको करवा लिया जाना चाहिए। तो उसमें सवाल यही पूछा है कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कब, 6 माह में ही। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो पद होता है वो 6 माह में ही क्या पूरा कर लिया जाना चाहिए। तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा हमारा 6 महीने में राष्ट्रपति का जो पद होता है अगर रिक्त होता है उसको भर लिया जाना चाहिए। बस, तो इतना सवाल हमने अब देख लिया। अब मैं आपको यहाँ पे ये लास्ट में बता देता हूँ कि अगर आपको रिवाइज करना है बहुत तेजी के साथ, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, तो आप प्रेसिडेंट में और वाइस प्रेसिडेंट में किस किस स्थान पर फोकस करेंगे। सबसे पहले आप फोकस करेंगे कि प्रेसिडेंट के बारे में आर्टिकल कौन कौन सा दिया गया है। तो आर्टिकल कौन कौन सा दिया है कि 52 से लेकर के 78 तक के जो आर्टिकल हैं वो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। और पार्ट कौन सा है, भाग कौन सा है, पार्ट 5। उसके बाद आप क्या रिवाइज करेंगे, आप रिवाइज कर सकते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन सा होता है, कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन कौन सा होता है, ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रोसेस, राष्ट्रपति का महाभियोग किस तरह से किया जाता है, राष्ट्रपति का महाभियोग किस तरह से किया जाता है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। और क्या क्या आप ध्यान रख सकते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं ऑर्डिनेंस की पावर। अभी हमने ऑर्डिनेंस की पावर के बारे में बात करी, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश पास करने की जो शक्ति होती है उसके बारे में भी आप ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्रपति का अध्यादेश का पावर, राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस का पावर, यानी कि राष्ट्रपति का जो आर्टिकल 123 का पावर है उसको भी। उसके बाद आप क्या ध्यान रख सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति का काम कौन कौन सा होता है, तो राष्ट्रपति के काम को कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। राष्ट्रपति के पार्ट को आप इतने पार्ट में डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे पहला काम, इनकी कार्यपालिका की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, तो कार्यपालिका की शक्तियों को आप देख सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की जितनी भी विधायी शक्तियां होती हैं उन विधायी शक्तियों के बारे में भी आप एक बार देख सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की कुछ वित्तीय शक्तियां होती हैं, उस वित्तीय शक्तियों को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति की कुछ न्यायिक शक्तियां होती हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति के पास कुछ मिलिट्री पावर होती है, राष्ट्रपति के पास कुछ मिलिट्री पावर होती है, उसको भी आप देखिएगा। उसके बाद कुछ इमरजेंसी जो पावर होती हैं, इमरजेंसी पावर के बारे में भी आप देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में अगर यहाँ इस एरिया को आप कवर कर लेंगे तो राष्ट्रपति के बारे में जितने भी
डायमेंशंस हैं, इसी डायमेंशन से ही सवाल पूछे जाते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते थे राष्ट्रपति से लेकर के, उन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया है, राष्ट्रपति को लेकर भी और उपराष्ट्रपति को लेकर भी। हालांकि जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति से ज्यादा सवाल कभी भी पूछे नहीं जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति के बारे में आप उतना तनाव नहीं लीजिएगा। राष्ट्रपति के बारे में अगर इतनी चीजें आपने रिवाइज कर ली, तो यकीन मानिएगा कि आपको एक भी सवाल अगर राष्ट्रपति से आ जाता है, तो कहीं से कहां तक छूटने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। जो अगला हमारा वीडियो होगा, जिसमें हम लोग मंत्री परिषद के बारे में, जो प्रधानमंत्री जी होते हैं, उस मंत्री परिषद के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पूरा कंप्लीट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर के बारे में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, और सीएजी के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, इन 4 टॉपिकों के बारे में कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी। जो ये हमारी सीरीज चल रही है, रिवीजन की सीरीज जो चल रही है, इस रिवीजन की सीरीज के माध्यम से जल्दी ही हम पॉलिटी को रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद और जितने भी हमारे सब्जेक्ट बचे हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो हमारा हो ही जाएगा। इकोनॉमिक्स बचा हुआ है हमारा, उसके बाद जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स को हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आपको वीडियो कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपनी राय को जरूर व्यक्त करिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक